हेलो दोस्तों, वेलकम टू तुलेरियस एकेडमी। दिस इज तुलेरियस आर्यमन चौधरी। आप लोगों से आज मैं भेंट करूंगा उन सभी दोस्तों के लिए। मैं वीडियो लेके आया हूं जो आईआईटी जैम देना चाहते हैं और आईआईटी जैम के अंदर 4 सब्जेक्ट है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर मैं आपसे आज बात करूंगा केवल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर जो आईआईटी जैम है उनका जो सिलेबस है उनकी आज अपन बात करेंगे। कुछ सिलेबस है और क्या अपन 3 महीने के अंदर किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि किस तरह से पेपर को अटेंड किया जाएगा और कैसे एमसीक्यू और एमएसक्यू और जो अपना न्यूमेरिकल वाला जो न्यूमेरिकल टाइप वाला क्वेश्चन है उसको किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। तो इस शॉर्ट समय के अंदर आप लोग बीएससी के साथ साथ में किस तरह से कवर कर सकते हैं। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का जो बीएससी फाइनल ईयर का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपका मोस्ट प्रोबेबली वही है कि आपका सिलेबस आया जाएगा। और जो आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे से थोड़ा कवर करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी होगी और प्रीवियस क्वेश्चंस को लेना होगा। तो चलते हैं, आज अपन देखते हैं कि सिलेबस क्या है केमिस्ट्री आईआईटी जैम का, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अपन पीडीएफ की और वहां से एक एक स्टेप का एक एक जो भी अपने 4 सब्जेक्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, ठीक है, और इनऑर्गेनिक। यहाँ पर एनालिटिकल आप लोगों के एक अलग सा सब्जेक्ट जुड़ जाएगा जो आप लोगों के नॉर्मली बीएससी के अंदर कभी कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, बट ऑनर्स सब्जेक्ट में कहीं कहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो अपन बात करेंगे यहाँ पर सीधा केमिस्ट्री में। सबसे पहले अपन फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर जो 11th का आपका चैप्टर है वही ये चैप्टर है और उसको थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है। मतलब आप लोगों के बीएससी का जो सिलेबस है वो सिलेबस को ऐड किया गया और मोस्टली प्रोबेबिलिटी ये है कि जो आपका ऑनर सब्जेक्ट है उस ऑनर सब्जेक्ट का ही सिलेबस डाला गया है। मतलब जैसे आप लोगों के जैसे बीएससी है, बीएससी के अंदर आप लोगों का अगर ऑनर्स है, जैसे मैं बीएचयू की बात करता हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, तो उसके जो लास्ट फाइनल ईयर के अंदर जो सिलेबस के अंदर है वो सिलेबस आपका आईआईटी जेम का सबसे परफेक्ट सिलेबस है, ठीक है। तो आप इसके अंदर मैं देख सकता हूँ 11th के बहुत सारे टॉपिक सेम टू सेम है और इसके अंदर एक्स्ट्रा टॉपिक्स क्या है मैं वो बताना चाहता हूँ। प्लांक बॉडी ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये तो आप पढ़ चुके हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं। बोर थ्योरी है, डी ब्रोगली पोस्टुलेट है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मतलब बात करेंगे क्वांटम की, यहाँ पर क्वांटम आती है तो क्वांटम के अंदर साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस है, ऑपरेटर्स क्या है, आप लोग यहाँ पर बीएससी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आप लोग अगर बाद में तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेडियल एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी फाइनल ईयर के अंदर है, बीएससी के फाइनल ईयर के अंदर है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंडिंग मैक्सिमा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, ये आप लोगों की वहाँ पर बीएससी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बीएससी में आप पढ़ते हैं, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस में नहीं डाला जाता है तो आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को बुक्स भी सजेस्ट करता, पूरी पठानिया से आप लोग पढ़ सकते हैं, वहाँ से इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और सिंपल बुक है, अच्छी बुक है, ठीक है। आप लोग अपनी अच्छी लैंग्वेज के अंदर पढ़ सकते हैं। एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे। शेप ऑफ एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स, सब ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो स्पेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल क्यों होती है उसके बारे में पढ़िए। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, ये तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिर बात करते हैं गैसियस स्टेट की। तो गैसियस स्टेट क्या है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस है, कॉलिजन फ्रिक्वेंसी है, कॉलिजन डायमीटर है, मीन्स फ्री पाथ है, विस्कोसिटी ऑफ गैसेज है, ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हीट कैपेसिटी, आइडियल गैसेज है, डेरिवेशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, वांडरवाल्स इक्वेशंस है, क्रिटिकल स्टेट और लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट है। मैं आप लोगों को बात बता दूं कि गैसीज स्टेट की बात करता हूं तो गैसीज स्टेट में आप लोगों के 11-12 से थोड़ा इलोबरेट होके, थोड़ा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा इलोबरेट होके आ रहा है। तो गैसी स्टेट को थोड़ा आप लोग बीएससी के भी ऊपर अच्छे से ध्यान देना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि इसके अंदर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। गैसी स्टेट के अंदर से क्या आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा या फिर ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ग्राफ के क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है आपको। फिर मैं बात करूंगा लिक्विड स्टेट की। तो लिक्विड स्टेट के अंदर पिछली बार एक क्वेश्चन आया था टेम्परेचर का और आया था आप लोगों के विस्कोसिटी का, लिक्विड की विस्कोसिटी और टेम्परेचर का जो आप लोगों को एक ग्राफ आया था जिसके अंदर टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है,
विस्कोसिटी, तो आप लोग इस बार क्या पता किस तरह का है। फिजिकली प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वेपर प्रेशर है, सरफेस टेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है। और देयर एप्लीकेशन है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑफ सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी का इफेक्ट है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, इसके अंदर से, इस टॉपिक के अंदर से पिछली बार क्वेश्चन आया था। तो इसके अंदर से एक एक टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा, किसी भी तरह से आप लोगों को इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट की, तो यूनिट सेल है, मिलर इंडिसेज है, ठीक है। और क्रिस्टल सिस्टम है, ब्रेविज लेटिसी है, एलिमेंट्री एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है, एक्सरे डिफ्रैक्शन है, ठीक है, ब्रैग लॉ है, स्ट्रक्चर NaCl CsCl है, KCl है। ये आप लोगों के देखो जो 12th का जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, अभी नई NCERT में इसको हटा दिया गया है, बट पुरानी NCERT में है पहले से, ठीक है। तो उसी को थोड़ा आगे इलोबरेट करके आप लोगों को इसके अंदर डाला गया है। ब्रैग लॉ तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोग, अगर आपने नीट ने या जेई किसी भी तरह की तैयारी की है तो पढ़ाई है। NaCl CsCl और KCl की स्ट्रक्चर भी पढ़ी है, डायमंड की स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग ऑफ मेटल की, मेटल कंपाउंड, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल, लैटिस एनर्जी और आइसोमॉर्फिज्म, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ इसमें अलग टॉपिक क्या है, आइसोमॉर्फिज्म थोड़ा अलग है, ठीक है। मैं 12th के सिलेबस से थोड़ा अलग बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन है थोड़ा, पर आप लोगों ने पढ़ रखा है ज़्यादा, आप लोगों ने अगर तैयारी की है तो इसको भी पढ़ रखा है, ठीक है। और इसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं, और डायमंड और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर पढ़ रखी है, पर आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर क्लोज पैकिंग वगैरह की उसकी देखनी होगी, पैकिंग वगैरह देखनी होगी, ठीक है। बाकी वही है, सेमीकंडक्टर वगैरह के बारे में आप लोगों ने पढ़ ही चुका है, वो आप लोगों यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ के आप सॉलिड स्टेट के बारे में जैम देने जा सकते हैं, ठीक है। तो आप बात करते हैं अगला, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स है। तो इसके अंदर मैथमेटिकली ट्रीटमेंट, यहाँ पर आप लोगों के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट इन द एग्जैक्ट डिफरेंशियल पार्टीशन डेरिवेशंस है, ठीक है। इल्योर यहाँ पर रेसिप्रोसिटी साइकिल रूल है, ठीक है। जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है तो पहले से ही पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है आप लोगों की 11th-12th की मैं बात करता हूँ, वही सिलेबस है। थर्मो केमिस्ट्री, वो जो केमिस्ट्री है, थर्मो केमिस्ट्री है, वो आप लोगों को 11th वाला वो सेम है, ठीक है। थोड़ा सा उसको आगे मॉडिफाइड किया गया है। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस है, ठीक है। और उसके बाद एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, जो इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है थर्मोडायनेमिक्स की वो है, ठीक है। एप्लीकेशंस है, जो पार्शियल मोलर क्वांटिटी है, और डिपेंडेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स ऑन कंपोजिशन, ठीक है। गिब्स डुहेन इक्वेशन है, जो गिब्स डुहेन इक्वेशन है, और ये केमिकल पोटेंशियल इट्स एप्लीकेशन, ये आप लोगों के BSc के अंदर फाइनल ईयर के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है। जो कहीं ना कहीं आप लोगों के किसी न किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया होगा, बट अच्छी यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखना आप लोगों को मिल जाएगा। मैं बात करूंगा, अगर मैं BHU की बात करूंगा तो BHU के सिलेबस में गिब्स डुहेन इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो केमिकल फेज इक्विलिब्रिया की बात करते हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, KP KC KX KN, ये आप लोग 11th में पढ़ते हैं, वही है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इसके ऊपर, ले चार्ट प्रिंसिपल है, आयनिक इक्विलिब्रिया इन सॉल्यूशन है, pH है, बफर सॉल्यूशन है, साल्ट हाइड्रोलाइसिस है, सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। और एसिड बेस टाइट्रेशन है, जो उनका कर्व है वो है, ठीक है। तो ये कर्व वाला थोड़ा आप लोगों का BSc सिलेबस से है। इंडिकेटर्स है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, राउल्स लॉ, हेनरी लॉ, ठीक है। ये जो पहले आप लोगों ने पढ़े है 12th वाला जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके अंदर से है, ठीक है। और देयर एप्लीकेशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उनकी, गिब्स फेज रूल है, फेज इक्विलिब्रिया है, सिंगल टू कंपोनेंट फेज डायग्राम है। ये थोड़ा सा डीप है अलग से, तो आप लोगों को इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी है, और यहाँ से ये आप लोगों के अच्छा टॉपिक है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन एक न एक पक्का है कि 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अच्छा क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट, यहाँ पर पिछली बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, ज़्यादा टफ नहीं आया था। केवल और केवल यहाँ पर 1 नंबर वाले जो सबसे पहला जो क्वेश्चन था 1 से 10 के बीच में, उसमें से एक आया था, आप लोगों के सीधा यूनिट पूछा था, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट आप लोगों को पूछा था। फिर कोलराउस लॉ है, ठीक है।
और DHO है, DHO इक्वेशंस है, आयनिक वेलोसिटीज है, ठीक है, मोबिलिटीज है, ट्रांसफेरेंस नंबर है, एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट्स, क्वांटिटीज एस्पेक्ट्स ऑफ फेराडे लॉ है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मेटलर्जी इंडस्ट्री, ठीक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल है, नंसर्ट इक्वेशन है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये तो आप लोगों को पढ़नी ही पड़ेगी किसी भी हाल में, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ी है, नंसर्ट इक्वेशन भी पहले पढ़ी है, ठीक है। मतलब मैं 12th की बात कर रहा हूँ, वहाँ आप लोगों ने ये पढ़ी है, आप लोगों को अच्छे से इसको थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी। और उसके बाद में बात करते हैं EMF मेजरमेंट इंक्लूडिंग पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये आप लोग प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं, ठीक है, जहाँ कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी के आपके प्रैक्टिकल में ये रहा होगा। और फिर केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये तो आप लोगों को आता है अच्छे से, एक किसी को भी आ सकता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और डिफरेंशियल इंटीग्रेटेड फ्रॉम द रेट ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, बेसिक आइडियाज़ ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ये इसको आइडिया आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में पता होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जो भी होता है, ठीक है। काइनेटिक्स ऑफ ऑपोजिंग और पैरेलल एंड कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस, जो आप लोगों के रिएक्शंस पढ़नी है, ये पैरेलल वाली और काइनेटिक और अपोजिंग वाली ये जो रिएक्शंस है, कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस है, इनको आपको अच्छे से, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन इन रिएक्शन मैकेनिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चेन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, और इसके अंदर यूनिमोलिकुलर जो लिंडमैन मैकेनिज्म है वो, और उसके अंदर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शंस रेट, आर्रेनियस इक्वेशंस। तो आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसके अंदर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। एक्टिवेशन एनर्जी है, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स है, टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस है, ठीक है, और स्पेसिफिक की है, सेलेक्टिविटी है, मैकेनिज्म ऑफ कैटालाइसिस, रिएक्शंस एट सॉलिड सरफेस के ऊपर कैटालाइसिस किस तरह से रिएक्शंस करती है, ये आप लोगों के यहाँ पर जानना इसके अंदर सिलेबस के अंदर है, ठीक है। और फिर है एंजाइम कैटालाइसिस, ये जो एंजाइम कैटालाइसिस है, तो ये यहाँ पर काफ़ी, इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ को देखते हुए यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है। तो ग्राफ को यहाँ पर आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। एसिड बेस कैटालाइसिस भी आप लोगों को पढ़ना। ये जो दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे एक अच्छी बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात क्या है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन कभी भी नहीं छोड़ना है। अगर आपका सिंपल क्वेश्चन छूट जाता है, मतलब आप लोगों को सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन कभी मत छोड़ना। हार्ड क्वेश्चन आपके, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री, हार्ड क्वेश्चन छूटता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट सिंपल क्वेश्चन छोड़ दिया मतलब आप लोगों के आप पीछे जा रहे हैं, बैक में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अपन आगे शुरू करते हैं और आगे अपन एडजॉर्प्शन पे या फिर सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर एडजॉर्प्शन पहला टॉपिक है, आप लोगों ने 12th में पढ़ा है, ठीक है। तो गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन है और गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। आप लोगों ने केवल आइसोथर्म के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, पढ़ा है, ठीक है। बट इसको BSc के अंदर आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन है, सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एडजॉर्बेंट है, ठीक है, और सरफेस फिल्म ऑन लिक्विड्स पे ऊपर। ये वाला जो आपका सिलेबस है ये आपका BSc का सिलेबस है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये आप लोगों का BSc का सिलेबस है, ठीक है, और लगभग ये फाइनल ईयर में ही पढ़ाया जाता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, ठीक है। बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ से क्वेश्चन आ सकता है। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप लोगों इसके अंदर बियर लैम्बर्ट्स लॉ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर जो रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन, बट इसके अंदर बियर लैम्बर्ट लॉ वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो IIT JAM का सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और अब बात करते हैं पिछले 3 साल की। तो जो पिछले 3 साल के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन बनने लगे हैं वो CSR नेट और गेट के क्वेश्चन आने लगे हैं।
मतलब पहले पहले जैम काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन देती थी, अब काफ़ी टफ देने लगी है। मतलब जैम अब आईआईटी जो अपने क्वेश्चन है वो जेआरएफ और गेट के लेवल की देने लगी है, ठीक है। तो यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो बेसिक कंसेप्ट में आप लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, वही रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद एसिड बेस की प्रॉपर्टी किस तरह से आप लोग घटती है बढ़ती है, ठीक है। और उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म का स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री में एलिन्स और बाइफेनाइल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा सॉरी अच्छे से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा यहाँ पर, अगर आप अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हैं, अच्छी आईआईटी में जाना चाहते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पर साइक्लिक सिस्टम आएगा ही आएगा। साइक्लिक सिस्टम का एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, एक क्वेश्चन तो हर बार आता ही आता है। साइक्लोहेक्सेन का एक क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार एक साइक्लोहेक्सेन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, और इसके अंदर एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन वाला एक क्वेश्चन, और टर्सरी ब्यूटाइल वाला आपको क्वेश्चन ज़्यादा आता है उससे रिलेटेड, मैं आपको बता दूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसका एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। और उसके बाद में बात करेंगे रिएक्शंस मैकेनिज्म पे, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजीन्स, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन इस बार 2-3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। हाफमान, कर्टियस, लॉसेस रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट, साइमंस स्मिथ रिएक्शंस, राइमर टीमन रिएक्शंस, माइकल रिएक्शंस और डार्जन रिएक्शन, विटिंग रिएक्शन, ठीक है। एमसी म्यूरे रिएक्शंस, ठीक है। और पिन्नाकोलिन, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेवर्स की ये भी, ठीक है। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, बेयर विलीजर रिएक्शंस, ठीक है। बेयर विलीजर तो आती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितनी भी रिएक्शंस दी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का टपकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेली रीअरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ग्रिग्नार्ड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और रिएजेंट का आप रिएजेंट क्या करना, रिएजेंट के लिए अलग से आप लोग क्या करने, एक साथ पढ़ोगे ना, तो कोई यूट्यूब पे वीडियो या फिर आप लोग कोर्स लेते हैं तो पढ़ाते हैं साथ में। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यूट्यूब पे यहाँ पर आप लोग रीअरेंजमेंट का या रिएजेंट का एक साथ में वीडियो पढ़ोगे तो आप लोगों को अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। फिर ग्रिग्नार्ड ऑर्गेनो लिथियम है, ऑर्गेनो कॉपर और ऑर्गेनो जिंक, ठीक है। यहाँ पर इनका ध्यान रखना है। और डाइल्स एल्डर रिएक्शंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रोसाइक्लिक सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम और यूजिंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये भी आप लोगों को साथ साथ में ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन ग्रुप ऑफ केमिकल टेस्ट एलिमेंट, लोगों को यहाँ पर एलिमेंट्री यूवी आईआर और यहाँ पर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को ध्यान में रखना ही है। टेक्निक एज टूल्स हैं स्ट्रक्चरल, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ये सारे जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है इनके भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एल्कोलॉइड से, स्टेरॉइड है, टर्पिन से और कार्बोहाइड्रेट से, अमीनो एसिड से, पेप्टाइड्स है और न्यूक्लिक एसिड, ये यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस में। एरोमेटिक है, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स विथ 1 हेटेरो एटम्स। और सिंथेसिस है, इनका रिएक्टिविटी है, इनकी प्रॉपर्टी है, एरोमेटिसिटी है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, इनसे रिलेटेड जो भी रिएक्शंस है वो है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो पीरियडिक टेबल है, जो पीरियडिक टेबल में जो भी आपके पीरियडिसिटी के रिलेटेड जो भी आप आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, वही सेप टू सेप जो 11th के अंदर दिया हुआ है, ज़्यादा इसके अंदर अलग से कुछ नहीं है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, जनरल मेथड्स ऑफ आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम, जो आपके 12th के अंदर पहले वाले एनसीईआरटी में, अभी नई वाली में नहीं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
यहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वो मेटलर्जी का है। और केमिकल बॉन्डिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। नीट वगैरह जेई वगैरह में इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पर आपका बॉन्ड लैंड इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पर आपका कॉपोस्ट स्काई एक्सप्रेशन है, ठीक है। और मॉडलिंग कांस्टेंट है, बॉन्ड है बस साइक्लिक है, सॉल्वेशन एनर्जी है, पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग एबिलिटी है, ठीक है। और फाजान्स रूल्स है, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड है, लेविस स्ट्रक्चर है, और वीबीटी है, हाइब्रिडाइजेशन है। ये तो आप लोग पहले ही पढ़े, एमओटी पढ़े हैं। और एमओटी के साथ साथ में यहाँ पर पूरा एमओटी और वेस पर दिया हुआ है पूरे, यहाँ पर आप अलग से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है। और वो सब डाइपोल इंट्रैक्शन वगैरह यहाँ पर इलोबरेटिक करके लिखा है। फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स एस और पी का, आप लोगों के एस पी का जो भी इसके अंदर रिएक्शन है एस पी ब्लॉक के अंदर, वो आपके दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर फिर डी ब्लॉक की बात करते हैं। तो यहाँ पर डी ब्लॉक के करेक्टर है, ठीक है। उसके ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, और उसके बाद कोऑर्डिनेट, उसके साथ में जो बॉन्ड बनते हैं उसका आइसोमेरिज्म है, ठीक है। उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर डी ब्लॉक के अंदर यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड ये डी ब्लॉक आप लोगों को पता ही है। तो वहाँ पर उसको थोड़ा, उसके साथ साथ आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का भी साथ में पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो उसके बाद में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन हर बार आता है। और इसके अंदर एक कार्बनिक एनहाइड्रेज वाला, तो वो तो फिक्स क्वेश्चन है, मतलब मान लो कि ये क्वेश्चन हर बार आया है, ठीक है। ह्यूमन कार्बनिक एनहाइड्रेज वाला जो एंजाइम वाला है, जिंक 2+ का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन का क्वेश्चन आता है, ये भी आता है, ठीक है। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जनरल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और ये इसके अंदर 2-3 है, हीमोग्लोबिन पढ़ लेना, कार्बनिक एनहाइड्रेज है, और मायोग्लोबिन है, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ लेना है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन से पिछली बार क्वेश्चन आया था। और इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है, यहाँ पर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री का है, एनालिसिस ऑफ वाटर है, एयर है, सॉइल है, सैंपल है, ठीक है। और पोटेंशियोमेट्री है, और आप लोग क्या है, कंडक्टोमेट्री है, ये प्रैक्टिकल का है। और प्रैक्टिकल में पढ़ाया है, आप लोगों को करवाया है, तो आप लोगों को अच्छे से आता है, ठीक है। आप लोग कर लोगे, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री है। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाई जाती है, और कुछ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छे से देखना है आप लोगों को। जिस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती है तो आप लोगों को अच्छे से देख लेना है इसको। प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एसिड बेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग EDTA, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल में भी करवाया जाता है और यहाँ थ्योरी में भी पढ़ा जाता है। तो और प्रेसिपिटेशन ऑफ रिएक्शंस, यूज टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, यूज ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट ऑफ इनऑर्गेनिक एनालिसिस, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एरर एनालिसिस, एलिमेंट्री स्टैटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की थ्योरी, ठीक है। तो ये ज़्यादा मतलब इतनी भी टफ नहीं है। एनालिटिकल केमिस्ट्री अच्छी केमिस्ट्री है, अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। और वैसे प्रैक्टिकली चीज़ें हैं इसके अंदर, तो आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल में करवाते हैं तो अच्छी बात है। जिस यूनिवर्सिटी में जिसमें नहीं करवाइए तो आप लोगों को थोड़ा सेल्फ स्टडी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो ये था अपना यहाँ पर आज का सिलेबस था केमिस्ट्री का। आप लोगों को अगर पसंद आया यहाँ पर तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। और किसी भी तरह की अगर कोई आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।